हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज 16 है, 16 मई। कल लॉकडाउन 3 ख़त्म होने का लास्ट डे है। कल कुछ गाइडलाइंस भी आएंगी जिससे हम आगे लॉकडाउन 4 में कैसे सरवाइव करेंगे। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को सुरक्षित रखें, खुद संयमित रहें, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, क्योंकि गवर्नमेंट और डॉक्टर हमको बहुत दिन तक सिक्योर नहीं कर सकते तब तक जब तक हम खुद ना चाहें। तो हमें खुद चाहना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बार बार देखने को मिलता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये रिसोर्स भी है, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बुक एंड पेन, कॉपी एंड पेन लेकर के बैठिएगा। कोई भी क्वेरी अगर दिमाग में आती है आप तुरंत उस पर नोट डाउन कीजिएगा और जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है आप कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा। हम आपसे खुद आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इसके नोट्स भी अगर आपको लगता है तो आप हमसे ले लीजिएगा, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। हम टेलीग्राम में भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक के लिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पर हमेशा की तरह हम अगले टॉपिक पर जाने के पहले हम पिछले टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि वो हमको ठीक तरीके से ध्यान में आ जाए और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी प्रॉब्लम हो तो हम उसको ठीक तरीके से रेक्टिफाई भी कर लें। तो हमारा पिछला टॉपिक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, also known as Montagu-Chelmsford Reform, it was passed by Parliament of United Kingdom on 23rd December 1919, just after the First World War. This act was passed to disseminate religious communities like Muslims and Sikhs from the nationalist movement, and also the Britishers want to appease Indians. दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड ओनली फॉर 10 ईयर्स, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। इस एक्ट से डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी मीन्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर एंड मिनिस्टर्स, दो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासेस बना दी गई। गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस। सब्जेक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट रिजर्व सब्जेक्ट, सेकेंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट जिसमें गवर्नर्स एंड उसकी काउंसिल को ज़्यादा राइट्स थे या वही उस पर नियम बना सकते थे। ट्रांसफर सब्जेक्ट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Ministers were responsible towards the legislature. Ministers were nominated from the elected members of Legislative Council. Executive Councillor were not responsible for legislature at all. Secretary of State for India and Viceroy can interfere in the transferred subject, but no one can interfere in the reserved subject. Size of the provincial council was increased. 70% members were elected. Viceroy and governor's assent was required for any bill to become act in both the levels, central and provincial. Viceroy and governor of the provinces given veto power and empowered to promulgate an ordinance. Viceroy was the chief executive head of the nation. At the central level there were 2 lists, central list and provincial list. Central list मतलब वो लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट बनाएगी। प्रोविंशियल लिस्ट मतलब कि वो सब्जेक्ट जिन पर स्टेट काउंसिल बनाएगी। आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 3 members were Indian. Viceroy could also certify bills that were rejected by the central legislature. Bicameral legislature was introduced, means 2 houses like Lok Sabha and Rajya Sabha. At that time these houses are known as Legislative Assembly and Council of State. Legislative Assembly consists of 145 members. Out of these 145 members, 41 were nominated and 104 were elected. Out of 41 nominated members, 26 was official member and 15 was non-official member. Out of 104 elected members, 52 general, 32 Muslims, 9 Europeans, 7 landlord, 4 representatives of the Indian communities, 2 belongs to Sikh. Nominated members were nominated by the Viceroy from the Anglo-Indian and Indian Christians community. The members of Legislative Assembly had tenure of 3 years.
Council of State at central level consists of 60 members. Out of these 60 members, there were 27 members nominated and 33 members elected. Out of 27 nominated members, 17 members were official members and 10 members were non-official members. 33 elected members, 16 were general, 11 were Muslim, 3 were European and 1 was Sikh. The legislatures of Council of State could ask question, but they were having only 25% budget for discussion and vote. Rest they cannot vote. A bill has to be passed in both the houses to become law. इन केस अगर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो रिजॉल्व करने के लिए तीन तरीके बताए गए थे: जॉइंट कमेटी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस, जॉइंट सिटिंग. Viceroy's assent was required for any bill become law, even if it passed by both the houses. अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया और वाइसरॉय नहीं चाहते तो वो बिल नहीं बने, बिल कभी एक्ट नहीं बनेगा. वाइसरॉय could also enact a bill without the consent of legislature. उनको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, वो जिसको चाहें उसको कानून बना सकते हैं. Viceroy could refuse to give consent to any bill. Viceroy could disallow any question, adjournment motion or debate in the house. To cast the vote, a voter should have the following qualification: first, paid land revenue of 3,000 or have taxable income, possess previous experience in legislative council, member of university senate, hold certain office in the local bodies, hold some specific titles. Indian council should have at least minimum 8 members and 12 members maximum. Half of the member of Indian council should have experience of 10 years in public services in India. Tenure of the member of Indian council was 5 years. This act established Public Service Commission India, PSC. This act also provided setup of statutory commission after 10 years of study over the working of the government in India. This act also created the office of High Commissioner for India in England. This was all the provisions. इस एक्ट के जो इम्पैक्ट थे वो ऐसे थे कि दिस एक्ट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट. दिस एक्ट गिवन राइट टू वोट टू सम वुमेन. डायर की इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. एक्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी वायर्स. It increased the participation of Indians in administration. For the first time, elections were known to the people of India. इस एक्ट से उन्होंने कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट को डेवलप किया. एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसके कारण भारत में बहुत सारे इश्यूज आज भी हैं. फ्रेंचाइज वॉज वेरी लिमिटेड. एवरीवन वॉज नॉट हैविंग द राइट टू वोट. कॉमन मैन जिसके लिए कानून होते हैं, सरकार होती है, उसके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं. वाइसरॉय एंड गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस हैड लॉट ऑफ पावर टू अंडरमाइन द लेजिस्लेचर. एलोकेशन ऑफ सीट was not on the basis of demography, was not on the basis of population. It was just on the basis of importance in the eyes of Britishers. This was all about the Government of India Act 1919. Now we are moving towards today's topic, that is Government of India Act 1935. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है. इस एक्ट को हम जगह जगह पर अपने मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं. इस एक्ट को हमेशा की तरह हमने 5 डिवीजन्स में डिवाइड किया है: बैकग्राउंड में, रीज़न में, प्रोविज़न में, इम्पैक्ट में और डिफेक्ट में. हम आगे चलते हैं इसके बारे में. तो हम पहला सेक्शन देखते हैं, बैकग्राउंड सेक्शन. जब हम बैकग्राउंड सेक्शन की बात करते हैं तो इस एक्ट को सबसे पहले 24 जुलाई 1935 को रॉयल एसेंट मिली और ये 26 जनवरी 1950 तक, यानी कि इट वॉज द डेट व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ओवर इंडिया, तब तक ये हमारे देश पर इसका कानून चलता रहा. दिस एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द 4 थिंग्स. फर्स्ट, रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन. साइमन कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1927, जिसने अपनी रिपोर्ट दी. रिकमेंडेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड. वाइट पेपर पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1933. रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सिलेक्ट कमेटी. इन चीज़ों को आप याद रखिएगा. साइमन कमीशन 1927, ये बहुत जगह पूछा जाता है.
3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली, दूसरी, तीसरी, इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है, हम आपको इसके डिटेल में बताएंगे। वाइट पेपर जो 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एक्चुअली ये राउंड टेबल में क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या निकल कर के आया, उसका क्या जिस्ट है, उसी को वाइट पेपर बोलते हैं। इसके बाद एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बनाई गई। उस जॉइंट सिलेक्ट कमेटी ने क्या रिपोर्ट करी, उस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। अब हम चलते हैं रीज़न की तरफ। जब हम रीज़न की बात करते हैं तो एक रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की ये सोच थी कि कैसे भी करके हम नेशनलिस्ट मूवमेंट को ख़त्म कर दें, कैसे भी करके हम नेशनलिस्ट मूवमेंट से लोगों को अलग करें। अलग करने का उनका एक तरीका था डिवाइड एंड रूल, यानी लोगों को बांटो और उन पर शासन करो। सबसे पहले 1909 में उन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, 1919 में सिख के लिए। उन्होंने कहा इसके बाद भी बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में लगी हुई है, तो उन्होंने उसके बाद अगला दाव जो चला वो था विमेंस और डिप्रेस्ड क्लास। इन दो लोगों को उन्होंने फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया, एक्ट ऑफ 1935। देयर वॉज अ डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। इंडियंस चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो ताकि हम अपना संविधान बना के अपने संविधान के तरीके से अपने देश पर राज कर सकें। अब हम चलते हैं प्रोविजन के सेक्शन पे। नाउ प्रोविजन के सेक्शन में उन्होंने बताया, बहुत सारे नए प्रोविजंस लेके आए। सबसे पहली बात तो क्रिएशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। ये दो पार्ट, यानी कि राजाओं के रजवाड़े, राज जहाँ जहाँ तक आता था, और जो ब्रिटिश इंडिया था जिस पर ब्रिटिशर्स का राज था। इसके बाद हमने पिछले बार देखा था 1919 में कि उन्होंने ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में पूरे के पूरे जितने भी डिपार्टमेंट थे, काम थे, उनको डिवाइड कर दिया था। अभी हम इसमें देखेंगे कि इन्होंने 3 अलग लिस्ट एक सेंट्रल लेवल पे बनाई। पहली लिस्ट उन्होंने कहा फेडरल लिस्ट, दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट, तीसरी उन्होंने कहा करंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट मतलब वो सब्जेक्ट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पे अपने रूल्स बनाने का, अपने रेगुलेशन बनाने का राइट रखती थी। प्रोविंशियल लिस्ट मतलब वो सब्जेक्ट, वो डिपार्टमेंट जिन पर रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट बनाने का राइट स्टेट के पास था, यानी प्रोविंसेस के पास था। एंड कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स, रेगुलेशन और एक्ट रिगार्डिंग द कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, बट the act made by the central will prevail। अब इसको आप हमारे मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते होंगे। अगर आपको याद हो तो हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और इसके बारे में हम कहते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से लिया, इसको लेकर के हम अलग से आए, बट 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसको पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था। इसके बाद ये भी कहा गया कि इन तीनों लिस्ट से अगर कोई ऐसी चीज़ है जो छूट जाती है, जिस पर कोई भी रूल्स रेगुलेशन कहीं मेंशन नहीं है कि ये सब्जेक्ट पर रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा, उस स्थिति में वाइसरॉय वेस्टेड विद रेसिडुअरी पावर, मतलब जो छूट गया वो सब कुछ वाइसरॉय करेंगे। प्रोविंशियल लेवल पर डायआर्की को ख़त्म कर दिया गया। डायआर्की हमने कल के लास्ट लेक्चर में देखा था कि 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना दिए गए थे, एक मिनिस्टर का, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। तो उसको प्रोविंशियल लेवल पे ख़त्म किया, सेंट्रल लेवल पे नहीं। उसके बाद ये कह दिया गया कि द गवर्नर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, तो वो तो हमारे मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही। इसके बाद उन्होंने कहा कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वही गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेगा। अब इसको आपको पढ़ करके आपको ध्यान में आएगा कि हमारा जो मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही काम करता है। ये ठीक वैसा ही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कैन रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाने का पावर लेजिस्लेचर के पास था। एक पावर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया कि अपन कभी भी चाहे, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सस्पेंड कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के राइट्स को सस्पेंड कर सकती है, उनको उठा करके इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर सकती है। ये एक सुप्रीम पावर था जो कि ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में रखा।
द फोर सब्जेक्ट अंडर द लिस्ट ऑफ फेडरल लिस्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। इन्होंने रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में अपनी फेडरल लिस्ट को डिवाइड कर दिया। ये ठीक वैसा ही था जैसा कि हमने 1919 के एक्ट में पढ़ा है। रिजर्व सब्जेक्ट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय वाइसरॉय एंड 3 काउंसलर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। दे वर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। रिजर्व सब्जेक्ट इंक्लूड्स डिफेंस, अफेयर्स रिलेटेड टू चर्च, इसको आप याद रखिएगा, चर्च से रिलेटेड कोई भी अफेयर्स में कोई भी व्यक्ति इंटरफियर नहीं कर सकता था। एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रेस यानी कि प्रेस को उन्होंने अपने कब्जे में रखा था। पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर मतलब लाइट, पावर एंड ट्राइबल अफेयर्स, इनको उन्होंने जो जहाँ से फ़ायदा था, जिनके आधार पे उनका ट्रेड एंड कॉमर्स चलता था, जिससे वो भारत को लूटते थे, वो सारे डिपार्टमेंट उन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट में अपने पास रखे, बाकी ट्रांसफर सब्जेक्ट में छोड़ दिए। ट्रांसफर सब्जेक्ट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय द वाइसरॉय एंड काउंसिल मिनिस्टर। इसको आप याद रखिएगा, वहाँ पे वाइसरॉय एंड 3 काउंसलर्स अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय, और यहाँ पे वाइसरॉय एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में ये कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ, जो उनकी नज़र में नॉन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में रखा गया। वाइसरॉय को ये पावर दिया गया कि वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में कभी भी इंटरफियर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो हमने कल 2 हाउसेस पढ़े थे, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को या लेजिस्लेटिव असेंबली एट द सेंट्रल लेवल को नाम बदल करके फेडरल काउंसिल कर दिया गया। बोथ द हाउसेस हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय। ये एक चाल थी जिसपे बड़े लोगों को, यानी बड़े राजाओं को, महाराजाओं को, जमींदारों को अपनी तरफ करके जनता के ऊपर, जनता की बात को नकारने का एक प्रयास किया गया था। साथ ही साथ एक काम किया गया, जो फेडरल काउंसिल थी, यानी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसका टेन्योर 3 ईयर्स से बढ़ा करके 5 ईयर कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट अवॉइडेड टू डू वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लास। ये फिर से एक नई चाल थी डिवाइड एंड रूल की। उन्होंने विमेंस को अलग करने की कोशिश, क्योंकि 1935 आते आते तक इतना विमेंस ने भी धीरे धीरे इसमें रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में, नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि विमेंस और डिप्रेस्ड क्लास को भी नेशनलिस्ट मूवमेंट से डिसेमिनेट किया जाए, अलग किया जाए। इसके लिए उन्होंने उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। अब हमने कल देखा था कि कल आपको ध्यान होगा कि हमने सेंट्रल लेवल पे बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था। 1935 के एक्ट में उन्होंने बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया, जो हम आज भी देखते हैं कि हमारी स्टेट्स में है। इसके बाद हम चलते हैं, फेडरल कोर्ट फॉर एस्टैब्लिश्ड एट दिल्ली टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंसेस, यानी एक प्रोविंस का दूसरे प्रोविंस से अगर कोई डिस्प्यूट है तो, या सेंट्रल का स्टेट से कोई डिस्प्यूट है तो, इसको सुलझाने के लिए एक फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। फेडरल कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 6 अदर जजेस को अपॉइंट किया गया। इंडियन काउंसिल, जो कि SOS यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास उनके काम के लिए, जो उसमें मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 12 मेंबर्स थे, उसको अबॉलिश कर दिया गया। उसकी जगह कह दिया गया कि आप अपने एडवाइजर्स नियुक्त कर लीजिए, आप अपने एडवाइजर्स अपॉइंट कर लीजिए। पहली बार ये भी देखा गया कि इंडियंस को डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार देखने को मिला, कि कैसे, जिसके बाद 1937 में इलेक्शन हुआ, वो हम आपको आगे बाद में बताएंगे। इसके बाद हमने ये भी देखा कि इस एक्ट में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को डिवाइड कर दिया गया और सिंध को एक सेपरेट प्रेसिडेंसी बना दिया गया, एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया, और बॉम्बे से उसको अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को आपस में डिवाइड कर दिया, ये 2 अलग अलग पार्ट बना दिए। फेडरल रेलवे अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया गया, यानी कि सेंट्रल लेवल पे एक रेलवे का डिपार्टमेंट बना दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1935 में। इसको आप याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखने, ये प्री के लिए भी काम आती है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट सर्विस कमीशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने कल देखा था कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। इसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, एक सेंट्रल लेवल पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन,
उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ऐसी स्टेट्स जो आपस में जो पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, तो अगर वो चाहें तो मिल करके दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स मिलकर के जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते हैं। ये भी इस एक्ट में बनाया गया। ये तो थे सारे प्रोविजंस जो उसमें इस एक्ट में बताए गए। अब हम बताते हैं कि इस एक्ट के इम्पैक्ट क्या हुए। सबसे पहली बात कि इस प्रोविंसेस को मोर ऑटोनॉमी दे दी गई, उनको इतनी ऑटोनॉमी दे दी गई कि वो अपने तरीके से अपना काम कर सकें। सुप्रीमेसी जो थी जो फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पर, वो अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी। दे रिटेन द सुप्रीमेसी ओवर फेडरल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इसके बाद इस एक्ट को रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया का माइलस्टोन मानते हैं। दिस एक्ट वॉज द माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। हमने इसमें जो प्रोविजंस देखे हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 1, तो आप देखेंगे कि इस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस वहाँ देखने को मिलते हैं। और मैंने भी अभी क्लास में आपको बताया कि कैसे कैसे वो वहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसा लगेगा जैसे यहाँ के प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बहुत सारे प्रोविजन उठा करके कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि 26 जनवरी 1950 को इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, और 26 जनवरी 1950 ही वो दिन है जिस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया। इसका एक डिफेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट भी है। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट की बात जो इन्होंने की, ये इस बात को ध्यान में रखकर की कि हम अगर छोटे छोटे सेक्शंस में सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स दे देंगे तो कांग्रेस पार्टी या उस समय की जो सबसे बड़ी रिवॉल्यूशनरी पार्टी है, जो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो कभी भी इंडिया पे बाय इट्स ओन यानी खुद से शासन नहीं कर पाएगी, यानी खुद से रूल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी खुद की मेजॉरिटी कभी आएगी ही नहीं। इस बात से ये पता चलता था कि वो चाहते थे कि डिवाइडेड पीपल रहें, लोग आपस में बटे रहें, ताकि इंडिया का रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कमज़ोर हो जाए। तो दोस्तों, ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस, उनके इम्पैक्ट, उनके डिफेक्ट, बैकग्राउंड, रीज़न। इस एक्ट को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये एक्ट हमको गवर्नमेंट ऑफ अपने जो मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बहुत जगह देखने को मिलेगा। हम जब मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें एक रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, प्रॉब्लम, इश्यूज़ हों, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। इसके नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हम स्लाइड के लास्ट में आपको बता देंगे कि आप उसके नोट्स कैसे ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। आज का एक्ट यहीं पे फिनिश हो रहा है। आपको इस एक्ट से रिलेटेड नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो और आप ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप हमारे नंबर 9424357515 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ जो आपने घर में बैठ कर के, अभी कोरोना में अपन बाहर भी नहीं जा सकते, तो अपने घर से, मोबाइल से, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए।